एक 24 साल की लड़की हर रोज की तरह सुबह सुबह कॉलेज तो जाती है, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आती है। जरा सोच के देखिए कि अगर किसी के घर की जवान बेटी अचानक कहीं गायब हो जाए, उस घर की हालत क्या होगी। उस लड़की के माता पिता उसकी हर जगहों पर तलाश करते हैं। देखते ही देखते लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन 5 दिनों बाद एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है मॉडल टाउन, और इसी मॉडल टाउन का एक गांव आता है राजपुर गुड़ मंडी। और इसी राजपुर गुड़ मंडी का रहने वाला संजीव चौहान, पत्नी का नाम कविता देवी। संजीव के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी पायल, दूसरी बेटी आरजू और तीसरा बेटा कृष्णा। आरजू, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, अशोकनगर स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ती है। बात कर रहा हूँ मैं 2 फरवरी 2016 की सुबह 8 बजे के आसपास। आरजू हर रोज़ की तरह सुबह 8 बजे अपने कॉलेज के लिए घर से निकलती है, लेकिन शाम के 4 बजे तक आरजू जब वापस अपने घर पे नहीं आती है तो संजीव अपनी बेटी के नंबर पे फ़ोन करता है, ये जानने के लिए कि आखिरकार आरजू रह कहाँ गई। लेकिन संजीव जब आरजू के नंबर पे फ़ोन करता है तो आरजू का नंबर स्विच ऑफ बताता है। संजीव को लगता है कि शायद उसका मोबाइल बंद हो गया होगा, देर सवेर आरजू आ ही जाएगी। देखते ही देखते शाम के 7 बज जाता है, लेकिन आरजू घर वापस नहीं आती है। तब जाकर के संजीव आरजू के 2 सहेलियों के नंबर पर फ़ोन करता है, ये जानने के लिए कि कहीं आरजू अपने दोस्तों के पास तो नहीं चली गई है। लेकिन संजीव जब आरजू के दोनों सहेलियों के नंबर पर फ़ोन करता है तो दोनों के दोनों संजीव को एक ही जवाब देती है कि अंकल, आज तो हम कॉलेज ही नहीं गए थे। जब दोनों इस तरह की जवाब संजीव को देती है, इस बात से संजीव काफ़ी चिंतित हो उठता है। उसके बाद से संजीव आरजू की हर जगहों पर तलाश करता है। देखते ही देखते रात्रि का 11 बज जाता है, लेकिन आरजू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए रात्रि के 11 बजे के आसपास ही संजीव अपनी पत्नी को लेकर मॉडल टाउन थाने में पहुंच जाता है और अपनी बेटी आरजू की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन पुलिस भी इस केस को कुछ खास सीरियस तरीके से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि अक्सर लड़कियां इस उम्र में अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। हालांकि पुलिस संजीव से उसकी बेटी के प्रेम प्रसंग के बारे में भी पूछताछ करती है, लेकिन संजीव पुलिस वालों से साफ साफ कह देता है कि साहब, मेरी बेटी का किसी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। संजीव वापस तो आ जाता है, उसके बाद से अपनी बेटी की तलाश करता है। देखते ही देखते 4 दिन का और समय गुजर जाता है। जब आरजू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, संजीव गुस्से में आकर 6 फरवरी को फिर से थाने में जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगता है। संजीव जब पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू करता है, तब जाकर के पुलिस इस केस को अब सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब आरजू के बारे में पता लगाने के लिए 6 फरवरी को सबसे पहले आरजू के कॉलेज में जाती है और उस कॉलेज में कुछ स्टूडेंट से आरजू के बारे में पूछताछ करती है। तभी एक लड़की पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, 2 फरवरी को आरजू कॉलेज आई तो थी, लेकिन फर्स्ट पीरियड के बाद ही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कॉलेज से बाहर चली गई थी। लड़की जैसे इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देती है तो पुलिस उस कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी फुटेज में आरजू दिखाई देती है। आरजू लगभग साढ़े 9 बजे के आसपास अपने कॉलेज के गेट से बाहर तो निकलती है, लेकिन कॉलेज के गेट पे ही एक सफ़ेद कलर की कार लगी थी, उसी कार में जाकर के आरजू बैठ जाती है। हालांकि उस कार में कौन व्यक्ति बैठा था वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो व्यक्ति कार से बाहर ही नहीं निकलता है। पुलिस उस कार का नंबर नोट कर लेती है, ये पता लगाने के लिए कि इस कार का मालिक कौन है। पुलिस जब उस कार की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि ये कार किसी राजकुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजकुमार, जिसकी उम्र है लगभग 60 साल के आसपास। अब पुलिस राजकुमार के बारे में आरजू के पिता संजीव से पूछताछ करती है तो संजीव कहता है कि साहब, ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पड़ोस का रहने वाला है। राजकुमार, जिसके टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा संदीप, दूसरी बेटी अंकिता और सबसे छोटा बेटा नवीन। राजकुमार संदीप और अपनी बेटी अंकिता दोनों की शादी कर चुका है। छोटा बेटा नवीन की शादी एक दिन पहले ही 5 फरवरी 2016 को हुई थी।
पुलिस जब उस गाड़ी का फोटो लेकर के राजकुमार के पास पहुंचती है और उस गाड़ी के बारे में जब पूछताछ करती है तो राजकुमार कहता है कि साहब ये गाड़ी मेरी ही है। पुलिस राजकुमार से पूछताछ करती है कि 2 फरवरी की तुम्हारी गाड़ी आरजू के कॉलेज पे कौन लेकर के गया था। इस पर राजकुमार कहता है कि साहब इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन राजकुमार जब पुलिस वालों के सवालों का जवाब देता है, इस पर पुलिस वालों को कहीं ना कहीं राजकुमार के छोटे बेटे नवीन के ऊपर शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस सबसे पहले नवीन के मोबाइल नंबर के सीडीआर के साथ साथ उसके मोबाइल का लोकेशन भी निकालती है। पुलिस जब नवीन की सारी डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि नवीन 2 फरवरी को 9 बजे के आसपास आरजू के नंबर पर फ़ोन किया था। दरअसल नवीन के मोबाइल का लोकेशन भी आरजू के कॉलेज के आसपास का ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए पुलिस को अब कहीं ना कहीं नवीन के ऊपर गहरा शक चला जाता है। पुलिस अब नवीन के बारे में राजकुमार से पूछताछ करती है तो राजकुमार कहता है कि साहब मेरे बेटे की कल ही शादी हुई है और आज मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर गोवा हनीमून के लिए चला गया है। पुलिस को अब लगता है कि जब नवीन कुमार मिलेगा तभी अब आरजू के बारे में पता चल सकता है। पुलिस वापस तो चली जाती है, लेकिन 6 फरवरी को ही रात के करीब 10 बजे के आसपास पुलिस वालों को ये खबर मिलती है कि नवीन आज़ादपुर से बस पकड़कर मॉडल टाउन के लिए आ रहा है। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। नवीन जैसे ही बस से नीचे उतरता है, अपने सामने पुलिस वालों को देखता है। देखकर डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नवीन इससे पहले कि वहां से भाग पाता, पुलिस उसे धर दबोच लेती है और सीधे उसे उठाकर थाने लेकर पहुंच जाती है। और फिर पुलिस नवीन से आरजू के बारे में पूछताछ करती है तो नवीन भी पुलिस वालों से साफ साफ कहता है कि साहब मुझे आरजू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन नवीन जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस अब नवीन की सारी डिटेल्स उसके सामने रख देती है। पुलिस जब सारे सबूत सामने रख करके नवीन से पूछताछ करती है, अब नवीन के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। नवीन कहता है कि साहब आरजू की 2 फरवरी को ही हत्या कर दी गई है। लेकिन नवीन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। नवीन और आरजू दोनों राजपुर गुड़ मंडी के ही रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन नवीन और आरजू ने दोनों एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं किया था। 2 साल पहले आरजू जब कॉलेज के लिए जाती है, कॉलेज से निकलने के बाद मार्केट में चली जाती है। लेकिन आरजू जब मार्केट में जाती है तो उसी मार्केट में नवीन से मुलाकात होती है। नवीन जब मार्केट में आरजू को देखता है, आरजू से बातचीत करने लगता है। बातचीत ही नहीं करता है बल्कि उसे होटल में ले जाता है, खाना खिलाता है और उसका बिल भी पे करता है। और वहीं पे आरजू और नवीन की पहली बार बातचीत होती है। दोनों जब पहली बार एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी दिन ही नवीन और आरजू दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। उसके बाद से नवीन और आरजू के बीच में फ़ोन के जरिए बातचीत होना शुरू हो जाता है। दोनों जब फ़ोन के जरिए बातचीत करना शुरू करते हैं, आरजू और नवीन के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते आखिरकार नवीन और आरजू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी आरजू के साथ साथ नवीन के घर वालों को ही नहीं बल्कि उसके पूरे गांव वालों को मालूम चल जाता है। इस बात की जानकारी जब आरजू के गांव वालों को मालूम चलता है, गांव वाले इस बात से काफ़ी खफा हो जाते हैं। गांव वाले एक पंचायती बिठाते हैं, आरजू के साथ साथ नवीन के घर परिवार वालों को भी बिठाते हैं और उन्हें अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि ये दोनों लड़का लड़की एक ही गांव के रहने वाले हैं, इस नाते दोनों भाई बहन हुए, इसलिए इन दोनों ने रिश्तों को तार तार किया है। तुम दोनों अपने अपने बच्चों को समझाओ कि आइंदा से दोबारा ऐसी गलती ना करें। पंचायत की फैसला सुन करके आरजू के साथ साथ नवीन के घर परिवार वाले भी पंचायत की बात मान लेते हैं और नवीन के पिता अब आरजू से दूर करने के लिए नवीन को अपनी बेटी के ससुराल भेज देते हैं। नवीन अपनी बहन के पास जाकर तो रहने लगता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, उसके बाद से नवीन फिर से आरजू से बातचीत करने लगता है। लेकिन दोबारा जब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात तो करते हैं, लेकिन मुलाकात करने के लिए काफ़ी एहतियात भी बरतते हैं। इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाता है। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, नवीन के घर वाले नवीन की शादी तय कर देते हैं। नवीन की शादी द्वारका सेक्टर 5 की रहने वाली एक लड़की से तय कर देते हैं 5 फरवरी 2016 को। लेकिन नवीन की शादी जैसी ही तय हो जाती है, इस बात की जानकारी आरजू को मालूम चल जाता है। आरजू को जब मालूम चलता है कि नवीन की शादी तय हो गई है,
आरजू नवीन के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। लेकिन आरजू जब नवीन के ऊपर शादी का दबाव जब डालना शुरू करती है तब आरजू को मालूम चलता है कि नवीन तो उससे शादी ही नहीं करना चाहता है। इसके बावजूद भी आरजू अब नवीन के ऊपर काफ़ी दबाव देती है। नवीन आरजू को साफ साफ कह देता है कि मैं वहीं पे शादी करूंगा जहां पे मेरे घर परिवार वालों ने तय किया है। लेकिन ये बातें आरजू को पसंद नहीं आती है, इसीलिए अब आरजू नवीन को धमकी देने लगती है। कहती है कि मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे शादी वाले दिन ही घर पे पहुंचकर बवाल मचा दूंगी। आरजू जैसी इस तरह की बातें नवीन से कहती है, आरजू की धमकी सुनकर नवीन भी काफ़ी डर जाता है। हालांकि नवीन आरजू को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरजू नवीन की एक बात नहीं मानती है। इधर नवीन की शादी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आनी शुरू हो जाती है, इस बात से आरजू भी काफ़ी परेशान हो जाती है। इसीलिए आरजू जब नवीन के नंबर पर फ़ोन करके बार बार धमकी जब देने लगती है, इस बात से नवीन भी काफ़ी डर जाता है। नवीन को भी लगता है कि आरजू को रहते हुए वो कभी शादी नहीं कर सकता है। इसीलिए अब नवीन एक जल्दबाजी में फैसला ले लेता है। नवीन आरजू को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर देता है और इसी षड्यंत्र के तहत 2 फरवरी को 9 बजे के आसपास आरजू के नंबर पर फ़ोन करता है। तो आरजू उस वक्त अपने कॉलेज में होती है। नवीन आरजू से कहता है कि तुम मुझसे आज ही मिलो। आरजू भी नवीन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फर्स्ट पीरियड का क्लास करने के बाद 9:30 बजे के आसपास ही आरजू अपने कॉलेज से बाहर निकल जाती है। उस वक्त नवीन अपनी सफ़ेद कलर की कार ले जाकर उसी कॉलेज के गेट के बाहर सामने खड़ा था। आरजू आकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। नवीन अपनी गाड़ी में अपनी शादी का कार्ड भी ले रखा था। आरजू को अपनी गाड़ी में बिठाकर और उसे कहता है कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ अपनी शादी की कार्ड देने के लिए। नवीन जब इस तरह की बातें आरजू से कहता है तो आरजू कहती है कि भले ही तुम अपनी शादी के कार्ड बांट लो, लेकिन इतना ज़रूर सोच लो कि तुम्हारी शादी ये कभी नहीं हो सकती है। हालांकि उस चलती गाड़ी में नवीन आरजू को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरजू अपने जिद से पीछे ही नहीं हटती है। इसीलिए बातचीत करते करते दोनों के बीच में इस कदर से झगड़े तकरार शुरू हो जाता है कि नवीन एक सुनसान जगह देख करके अपनी गाड़ी रोक लेता है और उसी गाड़ी के अंदर ही आरजू के दुपट्टे को उसके गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक आरजू की सांसें नहीं रुक जाती है। आरजू जैसे इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से नवीन आरजू की डेड बॉडी को उठाकर अपनी ही गाड़ी के डिक्की में डाल देता है। उसके बाद से अपने बहन के घर जाता है, कार्ड भी देता है, अपनी बहन को अपनी गाड़ी में बिठाकर शाम के वक्त घर पे भी आता है। लेकिन 12 बजे के आसपास ही आरजू के मोबाइल से दोनों सिम निकाल देता है और सिम निकाल कर तोड़ भी देता है। शाम के वक्त नवीन जब अपने घर पे पहुंचता है तो अब उसे ये चिंता सताने लगता है कि आरजू की डेड बॉडी को वो कहाँ ठिकाने लगा है। नवीन को कोई रास्ता ही नहीं सूझता है। आखिरकार शाम के करीब 7 बजे के आसपास नवीन ये सारी सच्चाई अपने भाई संदीप और अपने पिता राजकुमार को बता देता है। लेकिन जैसे ही इस पूरी घटना के बारे में अपने भाई और पिता को बताता है तो उसके भाई पिता को भी अब ये डर सताने लगता है कि इसकी वजह से नवीन की शादी न रुक जाए। इसीलिए आरजू की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए नवीन का साथ दे देते हैं। तीनों ही मिल करके आरजू की डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और अपने ही घर में एक सेफ जगह देख करके आरजू की डेड बॉडी को छुपा देते हैं और उसके डेड बॉडी पर कपड़े डाल देते हैं ताकि कोई व्यक्ति देख न पाए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तीनों को डर सताने लगता है कि आरजू की डेड बॉडी से बदबू ना बाहर आए। इसीलिए नवीन मार्केट में जाता है और मार्केट से लगभग 2 दर्जन स्प्रे खरीद कर लाता है और बार बार आरजू की डेड बॉडी पे मारते रहता है। जैसे जैसे समय गुजरने लगता है 5 फरवरी को नवीन की शादी भी हो जाती है। लेकिन जिस दिन शादी होती है उस दिन संदीप इस बात की जानकारी अपने मामा कृष्णा को दे देता है। कृष्णा जो पीतमपुरा गांव का रहने वाला है। संदीप अपने मामा से कहता है कि आरजू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। कृष्णा भी संदीप की बातों में आ जाता है आरजू की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन कृष्णा आरजू की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए अपने ही गांव का रहने वाला एक लड़का राकेश को भी शामिल कर लेता है। 5 फरवरी को जब शादी खत्म हो जाती है, 6 फरवरी को ये सब के सब आरजू का डेड बॉडी ठिकाने लगाने की कोशिश कर ही रहे थे। उससे पहले ही पुलिस राजकुमार के घर पे पहुंच जाती है। जैसे ही राजकुमार को मालूम चलता है कि पुलिस अब उसके घर तक पहुंच चुकी है, आरजू की डेड बॉडी ठिकाने लगाने की तारीख आगे बढ़ा दे देते हैं
और पुलिस जब नवीन के बारे में राजकुमार से पूछताछ करती है तो राजकुमार पुलिस वालों को ये जवाब दे देता है कि मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे गोवा चला गया है। हालांकि नवीन उस वक्त अपने घर में ही छिपा हुआ था। शाम के वक्त नवीन आज़ादपुर में किसी काम के लिए जाता है। शाम के वक्त आज़ादपुर से गाड़ी पकड़कर मॉडल टाउन के लिए जब रवाना होता है, इससे पहले इस बात की जानकारी पुलिस को मिल जाती है। वाकई में नवीन जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खास करके इसकी सच्चाई जब आरजू के माता पिता को जब मालूम चलता है तो उन्हें अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि उनकी बेटी 2 तारीख को ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। पुलिस नवीन के तहरीर पर उसके पिता राजकुमार, उसके भाई संदीप, उसके मामा कृष्णा और कृष्णा के गांव के रहने वाला राकेश, पुलिस इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।